बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शबाज़ एकेडमी। आप सबको शबाज़ एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इंतहाई इम्पॉर्टेंट मौजू है। वो ये है कि अगर आपको कहीं मेडिकल में आपको रेफ़र फ़ॉर्म मिलते हैं, क्योंकि रेफ़र फ़ॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्या होता है, लेकिन ये होता है कि ज़रा सा भी कहीं निशान हो, चोट हो, तो वो हमें रेफ़र कर देते हैं। अब रेफ़र फ़ॉर्म आपको मिल गया है, तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मैंने आपको बताना है आज की वीडियो में। और खुदा न ख़्वास्ता आप अगर अगर आप रेफ़र फ़ॉर्म अनफ़िट हो जाते हैं रेफ़र फ़ॉर्म में, तो आपने फिर क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मैंने आपको आज की वीडियो में बताना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैंने जो फ़िज़िकल के लिए और मेडिकल के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दी है, आप वो देखेंगे तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो वीडियो बना रहे होते हैं यूट्यूबर, उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए वो इतना अच्छा बता नहीं सकते। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद जाता हूँ आप लोगों के लिए, तो इसलिए मेरे पास उन लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताना है कि अगर आपको रेफ़र फ़ॉर्म मिल जाता है और रेफ़र फ़ॉर्म से आप अनफ़िट हो जाते हैं। सबसे पहले रेफ़र फ़ॉर्म किन सूरत में मिलता है, वो ये होता है कि अगर आपको कैरी एंगल की वजह से, और कैरी एंगल ये होता है कि आपकी जो कूहनी की जो हड्डी है ना, कूहनी वाली, वो बाहर थोड़ी-सी निकली हो, तो इस वजह से आपको रेफ़र कर देते हैं। और जो घुटने होते हैं ना, घुटने आपके अगर जुड़ रहे हों, तो वो इस वजह से भी नी नॉकिंग की वजह से आपको रेफ़र कर देते हैं। और भी बहुत सारी, अगर जिस्म में कहीं कट लगा है, या कोई निशान है, या कोई बड़ा तिल वगैरह है, या कोई आपको दूत वगैरह है, कोई कोई ज़रा सा भी कहीं निशान है, चोट है, वो आपको रेफ़र कर देंगे, क्योंकि वो डॉक्टर अब कोई ना कोई बहाना ढूँढता रहता है। अगर कोई भी नहीं है ना आप में, तो वो आपको बस ये भी होता है कि छाती की हड्डी थोड़ी-सी अंदर होती है, तो इस वजह से भी वो रेफ़र कर देता है। उसके बाद ये होता है कि अगर कहीं पे आपको रेफ़र फ़ॉर्म नहीं मिलता ना, तो वो आपको वैक्स के लिए, कानों की सफाई के लिए आपको रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रेफ़र करना ही होता है और हालत में करना होता है। बहुत कम कोई होते हैं जो रेफ़र नहीं करते। अब आपको रेफ़र फ़ॉर्म मिल गया, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मैंने बताना है आपको। सबसे पहले आपने जो टेस्ट मिलते हैं ना आपको, जो जाके आपने हॉस्पिटल से करवाने होते हैं, एक एक्स-रे करवाना होता है, यूरिन टेस्ट करवाना होता है, ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करवाना होता है और ब्लड टेस्ट करवाना होता है। ये सारे टेस्ट तो होते ही होते हैं, आदमी बड़ा लाइनों में लगना पड़ता है, बड़ा यानी वो बड़ा ज़लील होता है। ख़ैर ज़लील तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं यार, वो आपको पता है और मुझे पता है, जो लोग आप जाते हो, और मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है। ख़ैर इस बात को छोड़िए, वो आपने करवाना ही करवाना है। लेकिन रेफ़र फ़ॉर्म अगर अलग से आपको मिलता है, तो आपने ये करना है, रेफ़र फ़ॉर्म आप सीएमएच, एमएच या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल से ना आप रेफ़र फ़ॉर्म को क्या करवा सकते हैं, आप उसे वहाँ से फ़िट करवा सकते हैं। अब फ़िट या अनफ़िट करवा सकते हैं। अब रेफ़र फ़ॉर्म को हर जगह तब जाके, जब वो लिखते हैं ना रेफ़र टू, उन्हें अगर जिस हॉस्पिटल में आपको रेफ़र कर रहे हैं, जो आपका करीबी हॉस्पिटल है, उन्हें ये लाज़मी कह दीजिएगा, क्योंकि अक्सर सीएमएच वाले इतराज़ कर देते हैं कि नहीं यार, नेवी वालों का हम नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर नेवी वालों ने लिखा नहीं है। तो इसलिए आपने सेंटर से लिखवा देना है कि रेफ़र टू सीएमएच, सर्जन के पास हो, या जो जिस डिपार्टमेंट के मुताबिक आप हैं, तो मतलब जिस डिपार्टमेंट के मुतालिक, या जिस बीमारी के मुतालिक उन्होंने रेफ़र किया है, उसी डॉक्टर के जो उनके जो सेंटर होता है, उनका जो काउंटर होता है, वो उसका आप रेफ़र में ताल्लिक उसके लिख लें, ठीक है? अगर सीएमएच करते हैं, तो सीएमएच की उन्हें कहें कि हमें स्टैम्प लगा के दे दें, रेफ़र टू सीएमएच सर्जिकल, ठीक है? सर्जन या कुछ इस तरह का। उसके बाद रेफ़र कन्फ़र्म करने के लिए आपने जाना है कर्नल के पास। कर्नल डॉक्टर जो होता है, वो आपको फ़िट या अनफ़िट करता है। अगर वो फ़िट कर दे तो आप फ़िट हो जाते हैं, अनफ़िट कर दे तो फिर दुनिया की कोई पावर आपको फ़िट नहीं कर सकती। तो अब उनके पास जाके आपने बताना है कि सर हम वैसे यहाँ सेंटर से आए हैं, तो वो आपको चेकअप करेंगे। अब मुझे किस लिए रेफ़र किया था, मेरे बाजू पे गिल्टी थी, तो मुझे डॉक्टर ने चेक किया, तो कहता है इसका इश्यू नहीं बनता, तो मुझे उसने फ़िट कर दिया। खुदा न ख़वास्ता अगर आप अनफ़िट हो जाते हैं, अनफ़िट अगर आप हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने लाज़मी जाना है सेंटर, सेंटर जाके वो जमा करवानी है अनफ़िट वाली। क्योंकि इससे ये होगा ना, अगर आपने टेक्निकल कैड के लिए अप्लाई किया हुआ है, या किसी भी कैड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, या किसी भी फ़ोर्स में सोल्जर के लिए अप्लाई किया हुआ है, या एयरमैन के लिए किया हुआ है, या आपने पीएन कैडेट के लिए किया हुआ है, पीएमए के लिए किया, एसएससी के लिए किया हुआ है, या जिसके लिए मर्ज़ी आपने किया हो, जिसके लिए मर्ज़ी आपने किया हो, आपने ये करना है कि अगर अनफ़िट आप हो जाते हैं ना, तो आपने जाकर लाज़मी वो वापस जमा करवाना है।
क्योंकि खैर ये जो 17 स्केल की पोस्ट है उनके लिए तो नहीं, उनके लिए अगर आदमी अनफिट हो जाए तो फिर तो अनफिट ही रहता है। लेकिन अगर उससे छोटी पोस्ट है ना, 7वें ना 8वें 9वें 11वें स्केल वाली जो जॉब्स हैं, अगर इसमें अगर आप अनफिट हो भी जाते हैं तो उससे ये होगा कि अगर आप उन्हें अगर कहीं नीड पड़ गई ना आपकी, फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल सेलर हैं, तो अगर उन्हें अगर नीड पड़ जाती है शेफ स्टेफर्ड की, तो आपको शेफ स्टेफर्ड में इतना मेडिकली इशू नहीं होता, तो वो वहाँ पे आपको बुला सकते हैं। या कहीं और आप अगर कहीं सिविलियन स्टाफ में अगर उन्हें ज़रूरत पड़ गई तो आपको वो कॉल कर लेते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मेडिकली वो अनफिट था लेकिन वो बुला लेते हैं, क्योंकि यार आपको पता होता है ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। अगर आदमी दोबारा से उन्हें फिर से वो लगानी पड़ेंगी, पैनल लगाने पड़ेंगे, फिर से सारे टेस्ट करवाना, काफ़ी यानी ये कॉम्प्लिकेटेड सा वर्क आ जाता है, तो अक्सर ये बुला लेते हैं। इसलिए अगर आप अनफिट हो भी जाते हैं तो आपने जाकर अपनी स्लिप लाजमी जमा करवानी है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। अब उसके बाद क्या है, आपने जमा करवा दी, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? अक्सर ये होता है कि उसके बाद जमा करवाने के बाद दोबारा से आपका मेडिकल होता है। मेडिकल ये होता है कि फ़ाइनल मेडिकल आपका जब लेटर आ जाता है, तो वो जब आप वहाँ पे जाते हैं कराची, वहाँ पे दोबारा जाके आपका मेडिकल होता है। तो इसलिए इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, इतना कोई इशू नहीं होता। बाकी आपको पता है कि इसके जो चिन अप होते हैं, पुश अप होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ईज़िली जो होता है मैनेज कर लेते हैं। यानी कोई मुश्किल काम नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता, ये इंतहाई ईज़ी होता है। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आपको रेफ़र फ़ॉर्म मिला हुआ है, तो आप इस बारे में परेशान ना होइएगा, क्योंकि रेफ़र फ़ॉर्म उन्होंने देना ही देना होता है। वो चाहे आपको दें, कि छोटी सी बीमारी लगा के आपको दे दें, या कुछ इस तरह का कुछ भी हो ना, आपको उन्होंने देना ही देना होता है, क्योंकि डॉक्टर ने एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। और ये होता है कि ये सिर्फ आप मिलिट्री हॉस्पिटल से जाकर फ़िट करवा के जमा करवा सकते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल के अलावा आप किसी से फ़िट नहीं करवा सकते। और उसके बाद ये होता है कि आपने रेफ़र फॉर्म सबमिट करवा दिया, उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि आपकी यहाँ पे जिस सेंटर पे आप होते हैं वहाँ पे एक लिस्ट लगती है, पूरी एक किस्म की लिस्ट बनती है। उसके बाद आपका जितना भी डेटा होता है वो उस लिस्ट के मुताबिक वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हेडक्वार्टर में। अब हेडक्वार्टर से ये होता है कि हेडक्वार्टर से फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है विदिन 2 टू 3 मंथ, 2 से 3 मंथ में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है। वैसे देखा जाए तो 2 मंथ में लग जाती है, तो वैसे हम कह देते हैं कि 2 से 3 मंथ में लगती है, बाज़ औक़ात 3 मंथ भी लग जाते हैं। तो ये 3 मंथ बाद जब लगती है, तो इससे ये होता है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, एक बैच में आई थिंक एक बैच सेलेक्ट होता है, और वो बैच जो पीएनएस संभालिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। पीएनएस संभालिया जाकर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं इनके लिए, वो इनने पीएमएस संभालिया, वहाँ पे रहना पड़ता है। अब इसके बाद इनका जो वर्क होता है ये शिप्स वगैरह में होता है। जब ये सबमरीन में होते हैं तो इनकी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी होती है, जैसा कि इनके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर अब ये जब सबमरीन में होते हैं तो इनकी जो सैलरी होती है वो इन्हें एक्स्ट्रा मिलती है। और जब ये शिप्स वगैरह में होते हैं तो इन्हें हर हर 5 साल बाद एक वर्ल्ड टूर मिलता है। आप वो चाहे आपको कहीं तुर्की के लिए मिले या किसी और कंट्री के लिए मिले, एक बार ज़रूर मिलता है। एक बार नहीं, हर 5 साल बाद ज़रूर मिलता है। इसलिए ये जो टेक्निकल कैट है, नेवी में सबसे अच्छा कैट ये टेक्निकल वाला है। मेरीन भी अच्छा है, लेकिन मेरीन का काम काफ़ी मुश्किल होता है, उनकी ट्रेनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और उन्हें बहुत अच्छा प्रिपेयर किया जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान नेवी में आपकी जो घर वालों के लिए, आपकी फैमिली वालों के लिए काफ़ी जो मरोजा सहूलियात होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। आप भी जॉइन करें। एंड थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए। और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत उन्हें मुबारक हो। बाकी अपना हिफ्ज़ अमान में रहिएगा। खुदा हाफिज़। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह कामयाब करे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और बाकी ये जितने भी लोग मुश्किलातें उठा रहे हैं, आप टेंशन ना लें यार, मुश्किल के बाद आसानी होती है। मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम है, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मुश्किल काम करेंगे नहीं, आप कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। कामयाब इंसान बनने के लिए आपको मुश्किलातें उठाना ज़रूरी होता है। खुदा हाफिज़। अपनी हिफ्ज़ अमान में